हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 17वां है, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। इसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अध्ययन करने से बच्चों आपको ये फायदा होगा कि आप ये जान सकते हैं कि कौन सा पोषक पदार्थ है जिससे आपको क्या होती है, ऊर्जा मिलती है, और कौन सी गैस है जो उस पदार्थ का दहन करती है जिसके उपरांत आपको ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ इस अध्याय के अध्ययन से आप ये जान सकेंगे कि कौन कौन से जीवों में विभिन्न श्वसन अंग होते हैं और मानव का श्वसन अंग किस तरह का होता है और किस तरह वो कार्य करता है। इस अध्याय से आप ये जान सकते हैं। आइए अब आगे की बात करते हैं। जितने भी जीवधारी होते हैं अपने क्रियाकलापों को करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों, आप ये जानते हैं कि ये ऊर्जा कहाँ से आती है, हमारे शरीर में ये ऊर्जा कहाँ से आती है? तो इसका ये उत्तर है कि जो हम पोषक पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, दहन के बाद वह कोशिकाओं में इकाइयों के रूप में जाते हैं। वहां पे जो वायवीय ऑक्सीजन होता है वो हमारे नाक से होते हुए, फेफड़े से होते हुए, रक्त से होते हुए कोशिकाओं में जाता है। वहां पे वह पोषक पदार्थों को दहन करता है। दहन के उपरांत आपको क्या होती है, ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। इसी ऊर्जा का उपयोग सभी जीवधारी क्या करते हैं, अपने क्रियाकलापों को करने में उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इस क्रिया के दौरान आपको हानिकारक गैस निकलती जिसका नाम CO2 है। वो श्वसन के माध्यम से नाक से होते हुए फिर वातावरण में चली जाती है। तो यह हम जान गए कि जितने भी सजीव होते हैं उनके अंदर पोषक तत्व मुख्यतः कौन होता है, ग्लूकोज। उसको तोड़ने के लिए वायवीय ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। उस क्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है जिसका उपयोग जीवधारी करते हैं और अधिक ऊर्जा आ जाती है तो वो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित भी हो सकती है। इस क्रिया के दौरान हानिकारक गैस के रूप में CO2 निकलता है जिसको हम फिर वातावरण में भेज देते हैं। तो यह आवश्यक हो जाता है, क्या आवश्यक हो जाता है कि हमको ऐसे प्रक्रम का व्यवस्था करना होगा जिससे कोशिकाओं को क्या हो, लगातार ऑक्सीजन मिलती रहे और कोशिकीय श्वसन के, कोशिकीय दहन के दौरान जो आपका CO2 निकले उसका निस्तारण भी हो सके। अतः हम कह सकते हैं कि परिभाषा के रूप में क्या, कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा कोशिकाओं से उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान या विनिमय की इस क्रिया को ही हम बोलते हैं क्या, श्वसन, ब्रीदिंग बोलते हैं। और इसको सामान्यतः हम श्वसन या रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अर्थात शॉर्टकट में कहें कि ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं वो कोशिकाओं में जाता है, कोशिकाओं में वह पोषक तत्वों का दहन करता है, ऑक्सीकरण करता है। उसके उपरांत हमारे पास ऊर्जा निकलती है, साथ में CO2 जो होता है वो फिर श्वसन अंगों के द्वारा क्या, वातावरण में चलता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, NCERT में दिया गया एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो श्वसन अंग होता है विभिन्न जीवों में अलग अलग होता है। ये श्वसन अंग किस आधार पे उनके अंदर व्यवस्थित होता है, उनके निवास स्थान पे और संगठन के अनुसार। मतलब जो श्वसन की क्रिया विधि होती है जीवों के निवास स्थान के आधार पे, साथ ही साथ उनके शारीरिक संगठन के अनुसार क्या होती है, व्यवस्थित होती है, बदलती रहती है। अर्थात हर जीव में श्वसन अंग अलग अलग होता है। आइए कुछ NCERT में उदाहरण दिए गए उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है निम्न कशेरुकी जंतु। निम्न कशेरुकी जंतु क्या होते हैं, निम्न अकशेरुकी होगा, क्या होगा, निम्न अकशेरुकी जंतु। दो तरह के जंतु होते हैं, अकशेरुकी होते हैं और कशेरुकी। जिन जंतुओं में कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है उनको हम बोलते हैं अकशेरुक जंतु, जिनके अंदर
मेरुदंड पाया जाता है उसे कशेरुक जंतु कहते हैं। तो यहाँ पे छोटे निम्न स्तर के अकशेरुकी जंतुओं का उदाहरण लिया गया है। उसमें सबसे पहला लिया गया है स्पंज, जो पॉरीफेरा का सदस्य, संघ पॉरीफेरा का सदस्य है। सिलेंट्रेटा, यह भी एक संघ है। और चपटे क्रीमी, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट वाल। इन सभी में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किससे होता है? उनके शरीर के बाहरी सतह से होता है। ये जो निम्न अकशेरुकी जंतु जैसे स्पंज है, सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतु हैं, चपटे जो क्रीमी हैं, इनके अंदर श्वसन का जो क्रिया है अर्थात गैसों का आदान प्रदान है वो उनके बाहरी सतह के द्वारा होता है। वो भी किस माध्यम से? सरल विसरण के माध्यम से होता है। क्लियर? विसरण क्या होता है? कोई भी जो पदार्थ होता है अपने जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है उसे ही हम बोलते हैं विसरण। तो विसरण के कॉन्सेप्ट के अनुसार ही इन जीवों में बाहरी सतह से गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखते हैं आगे। केचुआ है। केचुआ जो है क्या? अकशेरुकी प्राणी है। क्या है? अकशेरुकी प्राणी है। इसके अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है उसके आर्द्र उपत्वचा, जिसे क्यूटिकल बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। अर्थात नम्र या आपके नमी वाले सतह से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। अब आता है कीटों में। कीटों में विशेष प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। इन श्वसन अंग को बोलते हैं क्या? श्वसन नलिकाएं बोलते हैं। ये नलिकाएं जगह जगह पे क्या शरीर से खुली होती हैं। डायरेक्ट ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। क्लियर? अब आप देखते हैं क्या? जलीय कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं और मोलस्क होते हैं। आर्थ्रोपोडा सामान्यतः स्थल पे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जल में पाए जाने वाले जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं और मोलस्क होते हैं, उनके शरीर के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? क्लोम के द्वारा होता है। जिस तरह मछलियों में क्लोम होता है, जेल होता है, उसी के माध्यम से होता है। और इसके अलावा कशेरुकी प्राणी होते हैं। कशेरुकी प्राणी बोल चुके हैं पहले, जिनके अंदर कशेरुक दंड पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? कशेरुक प्राणी बोलते हैं। इसके अंतर्गत उभयचर आते हैं, सरीसृप आते हैं, पक्षी आते हैं और स्तनधारी। ये चार जो कैटेगरी है मुख्य, इन चारों कैटेगरी में श्वसन अंग के रूप में क्या पाया जाता है? फेफड़ा पाया जाता है। अर्थात फेफड़ा के द्वारा ही क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। अर्थात उनका मुख्य श्वसन अंग जो होता है क्या हुआ? फेफड़ा होता है। इसके अंतर्गत उभयचर है। उभयचर ऐसे जंतु होते हैं जो स्थल और जल दोनों में निवास करते हैं। इसका एक उदाहरण है मेढक। मेढक के अंदर जब वो स्थल पे होता है तो उनके अंदर जो श्वसन होता है वो फेफड़े के द्वारा संपन्न होता है, और जब वह जल में होता है तो उसके नम त्वचा के द्वारा क्या होता है? श्वसन होता है। इस तरह हमने क्या देखा? कुछ विभिन्न जंतु हैं, उनके अंदर विभिन्न श्वसन अंगों को जाना। बच्चों अब हम देखेंगे क्या? मानव का श्वसन तंत्र। वह तंत्र जो विशेष प्रकार के श्वसन अंगों से मिलकर बना होता है और गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है, ऐसे तंत्र को बोलते हैं श्वसन तंत्र। मानव का जो श्वसन तंत्र है वो अनेक श्वसन अंगों से मिलकर बना हुआ है। देखते हैं नंबर 1 पहला क्या है? मानव के श्वसन तंत्र में पहला है क्या आपका? नासाद्वार। ये जो नाक होता है सामने, ये छिद्र है, इसी छिद्र को हम बोलते हैं नासाद्वार, जो होठों के ऊपर स्थित होता है। इसी के द्वारा जो होती हैं, जो गैसेस होती हैं, वो फेफड़े में प्रवेश करती है। इसे हम बोलते हैं क्या? नासाद्वार। दूसरा जो अंग है उसे बोलते हैं नासामार्ग। क्या बोलते हैं? नासामार्ग। आगे जो होकर के वायु अंदर जाएगी वो किस के द्वारा जाती है? नासामार्ग के द्वारा। इसी नासामार्ग में क्या होते हैं? कुछ बाल या रोए पाए जाते हैं। यही रोए धूल कण को, कीटाणुओं से क्या करते हैं? वायु को अलग करती हैं
अगला है नासा कक्ष। जो नासा द्वार से जो वायु होती है वो नासा मार्ग से होकर नासा कक्ष में नजल चैम्बर में जाता। इसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल, इसे बोलते हैं क्या, नजल पैसेज, ऐसे बोलते हैं क्या, नासा नजल चैम्बर बोलते हैं। आगे जो नासा कक्ष है वो ग्रसनी में खुली होती है। कहाँ पे खुली होती है? ग्रसनी में, जिसे हम फेराइंस बोलते हैं। ग्रसनी जो है वो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का अंग माना जाता है। यहीं पे क्या होता है, यह उभयनिष्ठ स्थल है। यहीं पे वायु और भोजन का मिलन होता है, अर्थात यह श्वसन अंग का भी भाग है और पाचन तंत्र का भी भाग है। अगला देखते हैं, जो ग्रसनी है वो कहाँ खुली होती है? कंठ में खुली होती है। कंठ क्या होती है? उपास्थि में पेटिका होती है, अर्थात यह विशेष प्रकार के उपास्थि की बनी होती है, उसे हम बोलते हैं उपास्थि में पेटिका। यह क्या कार्य करता है? ध्वनि उत्पादन में कार्य करता है, सहायता करता है। इसीलिए कंठ को हम ध्वनि पेटिका, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स के वे नाम से जानते हैं। इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। आगे देखते हैं, जो कंठ है वो कहाँ खुला होता है? श्वास नली में खुला होता है। कहाँ पे? श्वास नली, जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। यह एक सीधी नलिका होती है जो क्या होती है? वक्ष गुहा के मध्य में। कहाँ पे? वक्ष गुहा के मध्य में। कहाँ तक जाती है? पांचवी वक्षी कशेरुकी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, उसके क्या होते हैं, पांचवी जो कशेरुकी वक्षी कशेरुकी होती है, वहां पे जाकर के यह दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाया गया है, ये कंठ है। कंठ जो आगे है यहाँ पे क्या है? श्वास नली, जिसे विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड पाइप में क्या होती है? खुली होती है। ये आगे जाकर के दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसी शाखा को हम बोलते हैं क्या? हम लोग प्राथमिक श्वसनीय, क्या बोलते हैं? सिंगल ब्रॉन्ची बोलते हैं बहुवचन में, ब्रॉन्चेस बोलते हैं एक वचन में। तो ये श्वसनी में प्राथमिक श्वसनी और प्राथमिक श्वसनी में क्या होते हैं? टूट जाते बाएं और दाएं। अब ये आगे जाकर के कई बार विभाजित होती हैं तो बनाती है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय स्तर के श्वसनी में बढ़ती हैं, फिर श्वसनिका में बढ़ती हैं और बहुत सी पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में यह समाप्त होती है। ये आपकी शाखाएं बढ़ती, फिर शाखाएं बढ़ती है, आखिरी में जाकर ये वायु नलिका में जाकर होती है, कूपिका नलिका में। कहाँ पे? कूपिका नलिका में मिलती है। और ये कूपिका नलिका आगे जाकर खुली होती है क्या? वायु कूपिका में, एल्विलाई बोलते हैं। यह क्या? गोलाकार संरचना होता है। इस वायु कोशिका में रक्त केशिकाओं का जाल होता है। यहीं पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, अर्थात यह विशेष स्थल होता है जो फेफड़े में आई हुई ऑक्सीजन को यह रक्त में स्थानांतरित करती है और रक्त से CO2 लेकर के फेफड़े में स्थानांतरित करती है, अर्थात वह गैसों का विनिमय स्थल है। कौन सा है स्थल? वायु कूपिका। करोड़ों वायु कूपिका का बना होता है क्या? मानव का क्या होता है? फेफड़ा बना होता। अब देखते हैं, ये जो आपकी श्वास नलियां हैं, अंदर जो विभाजन श्वसनियां हैं, श्वसनिकाएं हैं, उनके ऊपर उपास्थि पाया जाता है। ये सी के आकार की उपास्थि होती है, हाफ, और पूर्ण क्या होती है? उपास्थि होती है। उसी के आकार की क्या होती है? इसके अंदर ये आपके उपास्थि लगे होते हैं, पीछे से इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब सी के आकार के ये होते हैं। ठीक है, श्वसन नली के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर और उनके भागों के ऊपर भी क्या होती है? आपकी सी के आकार की अपूर्ण उपास्थि पाई जाती है। आप देखते हैं, ये जो आपके श्वास नली है जो बटी हुई है, श्वसनी है, श्वसनिका है, वायु कूपिका है, वायु नलिका है, ये सब मिलकर के क्या बनाती हैं?
फेफड़े की संरचना का निर्माण करती। अब हम देखेंगे क्या मानव के श्वसन तंत्र के अंतर्गत फेफड़ा, मानव का जो श्वसन अंग है वह फेफड़ा पाया जाता है। जो मानव में एक जोड़ा फेफड़ा पाया जाता है। यह फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा क्या होता है? वह स्थान, वह गुहा जो सामने ये स्टर्नम होता है हड्डी, इससे पीछे आपके कशेरुक दंड, पार्श्व में पसलियों और नीचे डायाफ्राम से घिरे हुए स्थान को हम बोलते हैं वक्ष गुहा। यदि वक्ष गुहा के आयतन में यदि परिवर्तन होगा तो वह प्रभावित करेगा किसको? फेफड़े की जो गुहा होती है उसको प्रभावित करती है, अर्थात वक्ष गुहा पे ही डिपेंड होता है। वक्ष गुहा क्या होता है? विशेष क्या होता है? स्थल होता है। उसी के अंदर क्या होती है? फेफड़े, एक जोड़े फेफड़े क्या होते हैं? स्थित होते हैं, जो मुख्य श्वसन अंग कहलाते हैं। फेफड़े के बारे में बात पढ़ेंगे। फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। इसी दोहरी झिल्ली के आवरण को हम बोलते हैं प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा के मध्य में द्रव्य पाया जाता है। यही द्रव्य क्या करता है? फेफड़े को घर्षण से बचाता है। ये जो बाहरी जो परत होती है वो क्या होती है? गुहा से संपर्क में रहती है, जबकि भीतरी जो होता है वो फेफड़े के संपर्क में रहती है। नीचे आपका ये डायाफ्राम दिया हुआ है जो गुंबदनुमा होता है। अब हम देखते हैं क्या इस तरह हमने क्या देखा? मानव के श्वसन तंत्र के बारे में देखें। और एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक दिया है। दो भाग होते हैं इनके श्वसन तंत्र के अंतर्गत, चालन भाग और विनिमय भाग। चालन भाग कहां से कहां होता है? वह है नासा छिद्र से श्वसनिकाओं तक के मार्ग को ही हम बोलते हैं क्या? चालन मार्ग। इनका क्या कार्य है? चालन मार्ग का क्या कार्य है? वायु को क्या करते हैं? कूपिका तक, फेफड़े की कूपिका तक, मतलब वायु को वातावरण से लेंगे और कहां तक पहुंचाएंगे? कूपिका तक पहुंचाते हैं। नंबर 2, ये वायु को आर्द्र बनाते हैं। और नंबर 3, वायु को शरीर के ताप के हिसाब से क्या करते हैं? ढालते हैं। अर्थात जितना शरीर का ताप होता है उसी ताप के हिसाब से वायु के ताप को ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, इस तरह 3 कार्य क्या हुए? नंबर 1 कार्य फिर से देखते हैं। यह वातावरणीय वायु को कूपिका तक पहुंचाता है। नंबर 2, वायु को आर्द्र बनाता है। नंबर 3, वायु के तापमान को शरीर के तापमान के हिसाब से बदलता है। जो दूसरा भाग है वो विनिमय भाग है, जो कूपिकाओं एवं उनकी नलिकाओं के द्वारा बनता है। इस विनिमय भाग में जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, इसी विनिमय भाग में ऑक्सीजन और CO2 क्या होता है? विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। किसके किसके बीच में? रक्त के बीच में और वायुमंडल के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। इस तरह हमने क्या देखा? मानव के श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन किया। बच्चों, अब इस कड़ी में हम देखेंगे क्या? श्वसन के चरण जो एनसीईआरटी में दिया गया है। श्वसन के चरण के दौरान कौन कौन सी घटना घटती है? देखिए, नंबर 1 श्वसन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रीदिंग की घटना घटती है। ब्रीदिंग किसे कहते हैं? श्वसन। वातावरण के ऑक्सीजन का फेफड़े के वायु कोश में पहुंचना तथा वायु कोश से CO2 का फिर वातावरण में वापस जाना, मतलब O2 का ग्रहण करना, CO2 को छोड़ना, यही घटना कहलाती है क्या? श्वसन की घटना कहलाती है। इस क्रिया के दौरान श्वसन तंत्र के जो चालन भाग वाले हैं, जो कंडक्टिव पार्ट है, वो इस क्रिया में भाग लेते। इस क्रिया के दौरान आपका जो फेफड़ा है, डायाफ्राम है, पसलियां हैं, वह कार्य करती। दूसरा जो स्टेप है
कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों का विसरण। हम जानते हैं कि वायु जो कूपिकाएं होती हैं एल्वुलाई, उसके ऊपर पाया जाता है क्या, रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। इन्हीं रक्त केशिकाओं के बीच में और वायु कोश के बीच में O2 CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO। ठीक है, यह किस माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से होता है। जैसे मान लीजिए आपका वायु कोश है, ये आपका रक्त केशिकाएं हैं, यहाँ पे यदि मान लीजिए CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि इसको बाहर जाना है, तो CO2 कहाँ होगा, वायु कूपिका में प्रवेश करेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, वो कहाँ आएगा, रक्त केशिकाओं में आ जाता है। यही है क्या, कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों का विनिमय या विसरण। एक सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से घटना घटती। अब है तीसरा, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। वायु कूपिका के अंदर उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ चला जाता है, रक्त केशिकाओं में चला जाता है, अर्थात फेफड़े के रक्त केशिकाओं में चला जाता है। अब यहाँ से जो वायु है O2 वो कोशिकाओं या ऊतक तक जाएगा, अर्थात क्या होती है घटना, रुधिर के अंदर गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है, आपके हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, रक्त प्लाज्मा के द्वारा घटना घटती है। तो गैसों का परिवहन CO2 के लिए अलग होता है, O2 के लिए अलग होता है। अब तीसरी जो घटना घटती है, रुधिर एवं ऊतकों के बीच O2 और CO2 को मिलना। जब आपका ऑक्सीजन जो होता है रुधिर के माध्यम से ऊतक में चला जाता है, वहाँ भी विसरण के माध्यम से O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, और आखिरी में होता है कोशिकीय श्वसन। जो हम ऑक्सीजन फेफड़े से होते हुए रक्त में आता है, वही ऑक्सीजन क्या है, कोशिका में चला जाता है। कोशिका के अंदर उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे क्या होता है, इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका कोशिकीय श्वसन होता है, दहन होता है, उस उपरांत क्या निकलता है, ऊर्जा निकलती है, और साथ ही साथ CO2 निकलता है, और CO2 फिर वापस वातावरण में चला जाता है। श्वसन अंगों के इस तरह हमने क्या देखा, कुछ चरण थे। इन चरणों को आगे आने वाले वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।